काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ए एंड बी में हमें रिलेशन स्टैब्लिश करना है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम आपस में कैसे रिलेटेड होते हैं, दैट इज वी हैव टू ऑब्टेन। तो देखो एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से some mass m, speed is how much v. So if I ask you what is the kinetic energy, so the answer will be, if I ask you what is the linear momentum of this object, so that will be m into magnitude of linear momentum, okay। now अब हमें इन दोनों को क्या कराना है, रिलेट कराना है, we have to relate them। तो क्या करो, यहां से v को क्या लिख सकते हो, p by, put here इसको इक्वेशन 1 मानो, और यहां से जो b की वैल्यू मिल रही है हमें p के फॉर्म में, तो उसको इक्वेशन 1 में पुट करें। देखो क्या मिलेगा, p by m का स्क्वायर, एंड टेल मी द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर कितना आ रहा है फाइनली एक्सप्रेशन आपका, हाफ p by p का स्क्वायर होगा ना ऊपर, यहाँ स्क्वायर है ना, देखो b स्क्वायर है और b की जगह अगर p by p स्क्वायर बाय 2m, दिस इज द रिलेशन। तो आपको क्या मिला रिलेशन, a इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर। तो अगर कभी काइनेटिक एनर्जी दे दिया और आपसे क्या पूछा, लीनियर मोमेंटम, तो बताओ p कैसे निकालोगे, p इक्वल्स टू अंडर रूट 2am। अगर हमें p का फॉर्मूला निकालना है तो 2m को इधर ले जाओ, तो क्या बन गया 2k, और p स्क्वायर है तो ले जाओगे तो क्या बन जाएगा रूट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो p इक्वल्स टू अंडर रूट 2k। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी दिया है और लीनियर मोमेंटम पूछेगा तो आप इसको यूज करोगे, अगर आपको लीनियर मोमेंटम दिया है काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो आप इसको यूज करोगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, परसेंटेज चेंज वाले लिखते हैं क्वेश्चन, और ये आप घर से करेंगे, मैं क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखें इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, if the linear momentum of a body increases by 20%, if the linear momentum of a body increases by 20%, then what will be the percentage change in its kinetic energy? Then what will be the percentage change in its kinetic energy? What will be the percentage change in its, आता है ना परसेंटेज चेंज वगैरह निकालना, क्लास 8 में आपने बहुत ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे, परसेंटेज गेन निकालना, परसेंटेज लॉस निकालना, या किसी भी चीज में परसेंटेज चेंज निकालना है। तो बताओ किसी भी चीज का परसेंटेज चेंज निकालना है तो कैसे निकालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज पहले 2 या 4 हो गई, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज, क्या प्रोसेस होगा, आप क्या करोगे 4 से 2 को माइनस, ये चेंज हुआ, लेकिन परसेंटेज निकालना है तो इनिशियल वैल्यू से क्या करोगे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर मैंने कहा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं पूछता हूं इसका मतलब a फाइनल माइनस a इनिशियल बाय a इनिशियल इनटू, इससे आएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इनटू, ये होता है परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला किसी भी चीज का। इतना हिंट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, राइट बाय रूट एट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Before understanding this concept of potential energy, we have to discuss two types of forces: conservative forces
and non-conservative forces. So those forces whose work done does not depend on path. It depends on initial and final position only. This is the definition of conservative forces. Such forces for them such that their work done does not depend on path. It only depends on initial and such forces are called conservative. तो जो पाथ पे डिपेंड करते होंगे फिर वो क्या हो जाएंगे नॉन कंजर्वेटिव हो जाएंगे तो वहां पे आप लिख लीजिएगा। अब देखो इसका मतलब लेट द इनिशियल पोजीशन इज ए एंड फाइनल पोजीशन इज। अब मैं एक ऑब्जेक्ट को ना ए से बी देखो अलग अलग पाथ से ले जा रहा हूं। एक स्ट्रेट पाथ हो सकता है, किसी ने ऐसे पाथ को फॉलो किया, किसी ने ऐसे पाथ को फॉलो किया, बट इन तीनों ही केसेस में लगने वाला फोर्स अगर क्या है तो पाथ 1 पाथ 2 एंड पाथ, तो तीनों ही पाथ का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा सेम। क्यों? क्योंकि फॉर ऑल द थ्री पाथ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज। तो कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इस पाथ पे डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन। It only depends on initial and does not depend on path. Clear? ऐसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। तो ये बताओ एक ऑब्जेक्ट है, मैंने उसको एक क्लोज पाथ में मूव करा के यहीं पे लिया है। What is the work done by conservative force in a closed path? एक अगर कोई चीज क्लोज पाथ में मूव कर रही है और लगने वाला फोर्स क्या है अगर उसमें कंजर्वेटिव, क्या इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई? तो देखा जाए तो कोई चेंज पोजीशन में, मतलब वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस इन क्लोज्ड पाथ इज 0, जबकि नॉन कंजर्वेटिव के लिए क्लोज पाथ में वर्क डन 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन इनके लिए जरूर होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है कि द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस in a closed path is 0। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्सेस में आते क्या-क्या फोर्सेस हैं यहाँ पे। तो आपके जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं उसमें है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो आपका mg का फोर्स होता है ना ये कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इस वन 12 में पढ़ेंगे। स्प्रिंग फोर्स, gravitational force, electrostatic force, spring force, these are the few examples of conservative forces। तो ये क्या है आपके कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है जिसको हम क्लास 12 में डिस्कस करेंगे, यहाँ इनकी बात नहीं करेंगे, बस एग्जांपल के लिए। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स इज द, इसको हम पढ़ चुके हैं, एंड फोर्स गिवन बाय माइनस। तो ये सब कंजर्वेटिव होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव की डेफिनेशन मैंने ये बताता हूं तो इनका वर्क पाथ पे डिपेंड करता है। इनका जो वर्क है क्लोज्ड पाथ में हो भी सकता है और मतलब ये गारंटी से नहीं कह सकते कि जीरो होगा ही वर्क है, बाय चांस कैलकुलेशन से वो जीरो आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, लेकिन इनमें वर्क डन क्लोज पाथ में हमेशा होता है, दैट इज फॉर श्योर। कैन बी जीरो और नॉन जीरो।
मतलब कुछ कह नहीं सकते, हम निकालना पड़ेगा कि वो क्या है। इनके जो एग्जांपल्स है वो है फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्सेस, एक्सेट्रा। फिर जैसे जैसे बीच में आते जाएंगे मैं वही बताता रहूंगा कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव। अभी सिर्फ आपको फ्रिक्शन को याद रखना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। नाउ तो अब मैंने एक क्वेश्चन दे दिया जैसे कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कुछ m, ठीक, मैंने उसको ग्राउंड से ऐसे ले गया, ऐसे ले गया, फिर ऐसे लाके फिर यहीं पे आ गया। इस साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या होगा, जीरो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, प्रूव करके आना है आपको। अब ये प्रूव करना है घर में जाकर के कि इस पूरी साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा वो क्या होगा, निकाल के प्रूव करना है आपको, ठीक। मैं कुछ इसमें दे दे रहा हूँ, इसको कुछ h हाइट तक मैंने रेज किया है यहाँ पर, ये कुछ l डिस्टेंस ऐसे मूव करा दिया मैंने, तो ये चीज थ्योरी से नहीं, हो तो मैंने बता दिया रिजल्ट होगा, थ्योरी में तुम क्या प्रूव करोगे, मैंने रिजल्ट बता दिया पहले। अब आपको इस क्वेश्चन के थ्रू ये प्रूव करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस वो तभी प्रूव होगा जब इस क्लोज पाथ में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क किसके इक्वल आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। मतलब अल्टीमेटली आपको ये प्रूव करना है कि पूरी प्रोसेस में इस पूरे साइक्लिक पाथ के लिए वर्क क्या होगा, और किसका वर्क, mg का वर्क, दैट इज इंपॉर्टेंट। ट्राई इट बाय योरसेल्फ एट योर होम। तो वर्क डन आता है आपको निकालना। अच्छा, mg कैसा फोर्स है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल, कांस्टेंट फोर्स है। चलो इस पार्ट के लिए बस बता दो, बाकी खुद से करो। बताओ यहां से यहां ऑब्जेक्ट गया, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, mg फोर्स 90 वाला केस है, तो यहां से यहां जाने में जो वर्क डन होगा, मैं इसको कुछ कह देता हूं ab ऐसे, ab पाथ में जो वर्क डन होगा क्या, वो माइनस mg इनटू f इनटू डिस्प्लेसमेंट, f इनटू बट माइनस साइन के साथ, क्योंकि 180 वाला केस, केस ऑफ यहां से यहां के लिए बताओ क्या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन mg 90 वाला केस। तो फॉर द BC पोर्शन द वर्क डन विल बी, वो अभी प्रूव हो जाएगा, बाकी बचेगा भी 2 मिनट में निकालना। चलो बताओ CD के लिए, चलो C से B में क्या डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, H का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और क्या mg भी 0 डिग्री का केस है, इसका मतलब इसमें जो वर्क डन होगा वो mg इनटू, और क्या फिर ये 90 डिग्री वाला केस हो जाएगा, और द d एक टोटल द वर्क डन इज, तो अगर टोटल पाथ का निकालना तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस करो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो कंजर्वेटिविटी हो गया क्वेश्चन। मैं नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नया ये कि ऑब्जेक्ट A से B गया, फिर B से C गया, and the height is h. What is the work done by the object in going from A to C? और एक ऑब्जेक्ट है, उसी को मैं सीधा ले गया A से B तक, सेम मास के हैं दोनों, इसका वर्क डन बताओ A से B में क्या होगा, ठीक। तो यहाँ वर्क डन निकालना है A से C का, यहाँ वर्क डन निकालना है A से B का, और मास क्या है दोनों का, सेम। ये करना खुद से और देखना कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जिससे तुमको काफी चीजें क्लियर होंगी। रिजल्ट तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आएगा, मैंने अगर 2 केसेस दिए हैं, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, सेम आना चाहिए, ठीक। तो आपको यही देखना है कि दोनों में रिजल्ट क्या आएगा, वो खुद ही पता है, आधे पार्ट में जीरो हो जाएगा।
अब देखो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस को समझना जरूरी था बिफोर अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि पोटेंशियल है, देखो एनर्जी का बॉडी है, तो किसी के पास पोटेंशियल है मतलब कैपेसिटी, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो कैसे पता चलेगा कि उसके अंदर पोटेंशियल है कुछ, देखो कैसे, मैंने क्या किया, एक रबर बैंड को स्ट्रेच कर दिया और पकड़ के रखा हूं। अब आपको क्या सेंस आ रहा है कि उस रबर बैंड में कुछ एनर्जी है कि नहीं? ऑफ कोर्स देयर इज एनर्जी इन दैट। कैसे पता चलेगा? क्योंकि जैसे ही आप रिलीज करोगे क्या वो रबर बैंड वापस आती है, वो वापस गई, क्योंकि बिकॉज इट हैज सम एनर्जी। तो हमने उसको स्ट्रेच किया था ना, तो उसमें कुछ एनर्जी स्टोर हो गई, हमारे फोर्स की वजह से उसमें कुछ एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। जब हमने वर्क किया उस पे, तो वो जो वर्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। वो किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखा यहाँ पे हमने उसके रबर बैंड के शेप को चेंज किया या साइज को चेंज किया। तो जब चीजों का शेप और साइज चेंज होता है तो उनमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कौन सी एनर्जी होती है? ऐसे ही मैंने एक स्प्रिंग को पकड़ के खींच लिया और पकड़ के रख रहा हूं, अभी उसमें एनर्जी स्टोर हो चुकी है, रिलीज किया। और एक चीज, ठीक है, तो समझ गए स्प्रिंग में भी कौन सी एनर्जी होगी, शेप साइज चेंज होगा। अब मैंने एक ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से उठा करके इतनी हाइट तक ले गया, अब बताओ इसमें कोई एनर्जी स्टोर है? कैसे पता चलेगा? छोड़ दो, इट इज गोइंग, मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर थी। इस एनर्जी को बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस एनर्जी इज कॉल्ड ग्रेविटेशन की वजह से। स्प्रिंग और स्ट्रिंग के केस में, जो रबर बैंड के केस में जो एनर्जी स्टोर होती है उसको बोलते हैं हम इलास्टिक पोटेंशियल। इलास्टिसिटी की वजह से वो प्रॉपर्टी है, ठीक, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल। ऐसे चार्जेस में भी एनर्जी होती है जो हम 12th में पढ़ेंगे, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अभी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात, कभी भी आप फ्रिक्शन की पोटेंशियल एनर्जी नहीं सुनोगे। You will never heard about the potential energy due to, इससे क्या पता चलता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ किसकी एग्जिस्ट करती है, कंजर्वेटिव फोर्सेस की एग्जिस्ट। So that is why I have told you the conservative and non-conservative forces. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पोटेंशियल एनर्जी is the energy stored due to position, size, shape और change in position, और change in position और change in shape and size। तो जैसे पानी भरा हुआ है आपका डैम में, उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। डैम वाटर है ना, वो कुछ पोजीशन की वजह से उसमें एनर्जी स्टोर हो। इट ओनली एग्जिस्ट फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन करेंगे तो सिर्फ किसकी होगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस की ही एग्जिस्ट करेगी, नॉन कंजर्वेटिव की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ये बात हो गई। अब समझते हैं थोड़ा सा इसको और डीपली इस कांसेप्ट को, पोटेंशियल एनर्जी। देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो एक ऑब्जेक्ट रखा था ग्राउंड, ठीक, ठीक है, लेट्स से इसकी कुछ इनिशियल पोजीशन थी, यहाँ पे लेट्स से इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, u इनिशियल। अब मैंने ना, अच्छा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कब चेंज होगी, अभी क्या चेंज होगी क्या? जैसे मैंने कहा एक जगह रखा है, मैंने क्या कहा, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। तो अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंज, तो जब चेंज करोगे पोजीशन या शेप और साइज तभी ना चेंज होगा। तो अभी इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी हमने एज्यूम कर लिया, वो जीरो भी हो सकती है, बट अभी हमने क्या मान लिया कि वो कितनी, ठीक। तो
अभी अपने आप को चेंज, तो चेंज करना है तो व्हाट वी हैव टू, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, व्हाट वी हैव टू अप्लाई ए, और जब हम वो फोर्स लगाएंगे तो किधर लगाएंगे, वाई, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लग रहा है, जो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव, जो कैसा फोर्स है, तो हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस के अगेंस्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगाना है, हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस के, तभी तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि तुम किसी फोर्स के अगेंस्ट में ऑब्जेक्ट को ले जाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा समझो ना इस ऑब्जेक्ट को अर्थ पकड़ के रख रही है अपने से, अब तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में इस ऑब्जेक्ट को ले जाना चाहते हो, तो तुमको कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, तो दिस एक्सटर्नल फोर्स will be applied against the direction of कंजर्वेटिव। अब आपने इस एक्सटर्नल फोर्स को लगा दिया, अब ये ऑब्जेक्ट, तो कैसे बात है, यहां से अगर मैं इन दोनों में रिलेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स, कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा किसके, और उसके इक्वल लगेगा, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए उसके, क्यों, क्योंकि अगर नीचे 2 न्यूटन लग रहा है और अगर आपको इसको लिफ्ट कराना है तो आपका फोर्स कम से कम किसके इक्वल होना चाहिए, 2 से अगर कम हो गया तो आप इसको डिस्प्लेस, so this must be equal to this but opposite in direction, but opposite in direction, तो ये केस है। अब ये डिस्प्लेस करता हुआ कुछ ऊपर पहुंचा, लेट्स से एट सम हाइट h, पहुंच गया। अब देखो इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसकी क्या पोजीशन में चेंज हुआ, इसकी पोजीशन में क्या कर दिया हमने, चेंज कर दिया, ठीक है। लेट करो भैया तो इस नई पोजीशन में इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गई, दैट इज दैट्स u, दैट इज, ये बताओ यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में इस एक्सटर्नल फोर्स ने कुछ वर्क किया, दिस एक्सटर्नल फोर्स हैज डन सम, अगर मैं पूछूं कितना किया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं एज्यूम करूं कि ये कांस्टेंट है, इफ आई एज्यूम दैट कि दिस एक्सटर्नल फोर्स इज, और क्यों कांस्टेंट होगा, क्योंकि mg कांस्टेंट, mg क्या है, तो 2 न्यूटन है, तो आपको भी कितना लगा के रखना पड़ेगा, 2 न्यूटन लगा के, तो कांस्टेंट फोर्स का केस है, तो वर्डन में कुछ कुछ एक्सटर्नल फोर्स का, दैट विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच इन दिस केस, h, डन, प्लस की माइनस प्लस, क्योंकि ये किस फोर्स का वर्क निकालता है, फोर्स भी अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी, डन। अब इस एक्सटर्नल फोर्स को तुम कितना रखोगे, mg, F एक्सटर्नल किसके इक्वल है, माइनस टाइम्स fc, और fc की वैल्यू कितनी है, mg के इक्वल, एक साइन के साथ अगर रखेंगे, देखो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, F एक्सटर्नल चाहिए, हमको पता है कि जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो कितना है, और वो किधर लग रहा है, यानी fc की वैल्यू कितनी है, तो अगर हम F एक्सटर्नल लिखना चाहें तो वो कितना होगा, मतलब F एक्सटर्नल mg के इक्वल तो होगा बट इन कॉस्ट डायरेक्शन, बट इन, तो ये प्लस mg, ध्यान रखिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, प्लस mg इनटू, तो देखो दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज द वर्क डन बाय द, अच्छा मैं पूछूं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की करो, मतलब ग्रेविटी के निकालो, तो ग्रेविटी कितना वर्क करेगी इसमें, क्या माइनस mgh, क्योंकि वो तो सेम है, बस वो डायरेक्शन बस उल्टा है, इसकी डायरेक्शन बस क्या है, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस, तो मतलब अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स के वर्क और कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क की बात करूं तो वी कैन ऑलवेज राइट द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स माइनस टाइम द वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होता है वो माइनस टाइम होता है कंजर्वेटिव फोर्स। अब
तो देखो ये जो हमने वर्क किया है इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, अगेंस्ट द यही वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी में फॉर्म होता है। दिस वर्क गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ, तो अगर यही वर्क स्टोर हो जा रहा है बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू, बेसिकली ना ये जो डेल्टा यू होता है, देखो इनिशियली कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, फाइनल कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो गई, तो इस फोर्स का जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ला रहा है, इट इज ब्रिंगिंग ए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यू इनिशियल से क्या कर दिया उसने, चेंज है, ये जो चेंज हुआ पोटेंशियल एनर्जी का वो किसके इक्वल होगा, वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि ये जो वर्क कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स वो पोटेंशियल एनर्जी को क्या कर रहा है, चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसीलिए लिख सकते हैं कि द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू द चेंज इन पोटेंशियल। अब तो यानी ये आ गया u फाइनल माइनस u डन। अच्छा, तो ये आ गया वर्क डन का फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पे वर्क डन की बात अगर हम करें तो कितना किया था उसने, mg दैट इज u फाइनल माइनस u, तो मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से किसी हाइट s तक ले जाते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू mg। अच्छा, अगर हम ग्राउंड को रेफरेंस माने, अब देखो हमेशा ना पोटेंशियल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करना होगा हमें कुछ रेफरेंस मानना, क्या लेके चलना होगा, तो अगर हमने रेफरेंस ले लिया ग्राउंड, तो अगर हमारा रेफरेंस क्या है ग्राउंड, तो जिसको हम रेफरेंस लेंगे ना हम वहां एज्यूम करेंगे कि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मतलब हाइट हम देखो कहां से मेजर कर रहे हैं, ग्राउंड से, तो ग्राउंड में जो है रेफरेंस है, तो जो भी रेफरेंस पॉइंट होगा वहां पे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को क्या ले लेंगे हम, जीरो। तो यू आई क्या ले लिया अगर हमने, जीरो, तो बताओ यू फाइनल कितना मिल गया, एम जी इंटू एच। इसीलिए आप कहते हो कि अगर एच हाइट ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हो वहां पर उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बट बेसिकली ये तब है जब आपने ग्राउंड को रेफरेंस माना है और ग्राउंड की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो। और क्लियर सी बात है ग्राउंड पे अगर आप देखो निकालना चाहो तो x को क्या रखोगे, अगर यही ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे था तो x को क्या रखोगे, तो देखो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रहा है, जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो कहां पे मानते हैं, जहां पे हम क्या ले लेते हैं अपना रेफरेंस। कोई कहेगा सर हम रेफरेंस यहां लेना चाहते हैं, दैट इज आल्सो ट्रू, दैट इज आल्सो ट्रू, कहीं भी आप रेफरेंस ले सकते हो, उससे आपका जो आंसर निकल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखना है कि रेफरेंस लेना आपकी चॉइस है, आप कहीं भी रेफरेंस ले सकते हो, उससे पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जनरली हम ग्रेविटेशन के केस में रेफरेंस किसको हमेशा लेकर के चलते हैं, ग्राउंड को लेकर के चलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे हम ग्राउंड से चीजों को बताएंगे कि ग्राउंड के ऊपर है या नीचे। तो ये थी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी निकाल दी, mg h। तो ये थी ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये एक्सटर्नल फोर्स का जो होगा वो हमेशा अपोजिट होगा और माइनस टाइम्स होगा, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज माइनस टाइम्स का वर्क डन बाय द। अब स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग, चलो तो ये बताओ ये एक स्प्रिंग दी हुई है, डन, इसका कुछ अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, लेट्स से दैट इज k। स्प्रिंग का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, k कहते हैं, ये हमने पढ़ा है। अभी इसके एंड को देखते हैं, इसके एंड को हम रेफरेंस मानेंगे,
लेट करो कि ये एंड पॉइंट है, ये x इक्वल्स टू क्या है 0। यहीं से हम मेजरमेंट लेंगे इतना डिस्प्लेस कर देंगे, इतना कंप्रेस। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया। तो जैसे ही हमने इसको अपना रेफरेंस माना, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या लेंगे 0। रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है, एज्यूम हमने कर। अब देखो क्या ये अभी अपने आप इसमें कुछ एनर्जी आएगी कि ये आगे अपने आप डिस्प्लेस करेगी? नहीं, उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स। तो आप इसको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके डिस्प्लेस करेंगे। तो आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया कुछ, लेट्स एंड कितना डिस्प्लेस कर दिया आपने इसको x। देख रहे हो रेफरेंस से कितना डिस्प्लेस हो गया x। पहले ये नॉट एंड पॉइंट यहां पर था, ये एंड पॉइंट यहां पहुंच गया, कितना दूर पहुंच गया रेफरेंस से x का एक्सटेंशन हो गया। डन। अच्छा, तो क्लियर सी बात है, अगर स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग होगी तो उसमें एक क्या पीछे की तरफ एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता था, जिसको हम क्या कहते थे स्प्रिंग फोर्स। एंड दैट स्प्रिंग फोर्स वाज गिवन बाय माइनस k इनटू माइनस क्यों आया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव डायरेक्शन है, क्योंकि देखो फिर हमने ये डिफरेंस माना, तो इस साइड को हम पॉजिटिव ले सकते हैं और इस साइड को कन्वेंशन विल ऑलवेज बी, इसीलिए यहां माइनस साइन लिखा है। और ये क्या है आपका, तो अगर मैं पूछूं हमेशा एक्सटर्नल फोर्स कितना लगा के रखना पड़ेगा, तो वो किसके इक्वल होगा kx प्लस प्लस। अब यही तो बताओ, इस एफ एक्सटर्नल ने इसको यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में क्या किया 1, यहां से यहां तक डिस्प्लेस करने में क्या किया, और वही वर्क क्या इसकी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा, दैट वर्क विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, u फाइनल माइनस u इनिशियल। सिंस u इनिशियल क्या है 0, तो इसका मतलब u फाइनल क्या है वर्क, तो इसको हमने 0 कर दिया। इसका मतलब कि व्हाटएवर द वर्क दिस एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग, वही इस पॉइंट पे जाके क्या बन जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन ये तब बन रहा है जब u इनिशियल क्या था 0। तो हमें u फाइनल निकालना है, हमारा एम क्या है कि फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी है। यही तो हमारा एम है कि हमने स्प्रिंग को उसकी नेचुरल लेंथ से कुछ x स्ट्रेच किया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हमने x स्ट्रेच कर दिया तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी, हाउ मच एनर्जी इज, और हमें पता है कि u फाइनल किसके इक्वल होगा, हमें अल्टीमेटली वर्क निकालना है। अल्टीमेटली हमें क्या निकालना है, और वर्क हमें अच्छे से निकालना चाहिए बाय यूनिट। एक बार खुद से करो, वर्क निकालना है, वर्क आपको आता है निकालना फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाले कॉन्सेप्ट से। फाइंड W एक्सटर्नल इन दिस केस, पहचानो फोर्स कांस्टेंट लगेगा कि वेरिएबल x है, क्या है यहाँ पर x, तो फोर्स कैसा हुआ इंटीग्रेशन। डन। प्लस की माइनस, प्लस लगाएंगे कि माइनस, प्लस क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी 0 डिग्री वाला केस। तो यानी W एक्सटर्नल अगर लिखना चाहेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल इनटू dx। चलो F एक्सटर्नल लिखो, यहां पर क्या है kx इनटू dx। लिमिट लगाएं x की, लिमिट लगाएं 0 से कहां तक डिस्प्लेस कर गया x, मतलब फाइनल पोजीशन पे x कोऑर्डिनेट किससे इक्वल होगा x से इक्वल। अब इसको करके बताओ आप लोग क्या है।
कितना आ रहा है बताएं? क्या हाफ के एक्स स्क्वायर आ रहा है? दिस मस्ट कम। देखो x का इंटीग्रेशन क्या करोगे? x स्क्वायर बाय 2। x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में पावर 1 है ना, पावर 1 बढ़ाओ उसी से नीचे डिवाइड करो तो x पावर 2 डिवाइडेड बाय, तो ये देखो 2 आ गया। फिर x की लिमिट रखोगे, अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस लगा के ये तो 0 है तो 0 वाला टर्म 0 हो गया, क्या बस बचेगा x स्क्वायर। फाइनल आंसर इज हाफ a x। तो अगर आप नेचुरल लेंथ से अनस्ट्रेच्ड स्टेट से इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कह सकते हैं, स्टेबल स्टेट भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें कोई भी एक्सटेंशन या कंप्रेशन नेचुरल कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? अब ये स्ट्रेचिंग कंडीशन में है। तो हमने अगर इसको नेचुरल कंडीशन से कुछ डिस्टेंस x अगर डिस्प्लेस कर दिया या स्ट्रेच कर दिया तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो गई? हाफ के एक्स स्क्वायर की एनर्जी। यही पे ध्यान से देखना, मैंने कहा कि मैंने स्ट्रिंग को जब स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहा था, लेट से वो कहीं यहाँ पे थी बीच में, जहां पे उसका x कोऑर्डिनेट कितना था? x ऐसे। और फिर और मैंने इसको खींचा तो ये कहीं और आगे पहुंच गई, फाइनल x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? मैं कह रहा हूं यहां से यहां के बीच में निकालो कितनी एनर्जी का चेंज है। तो व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीस टू पॉइंट्स, पॉइंट ए और पॉइंट, देखो क्वेश्चन क्या है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है? a, उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, आपको बताना है कि इंटरमीडिएट में कोई दो पॉइंट्स हैं ए और, इन दोनों पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट, दैट इज द डेल्टा u between a and b। तो क्या रिकमेंड करते हो, तुमको क्या लगता है कि a पे सब निकाल लें और फिर क्या निकाल लें और दोनों का डिफरेंस कर दें? यही कॉमन सेंस कहता है कि यहाँ की अगर हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें, चलो बताओ जब ये यहाँ पे रही होगी तो इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी रहेगी? हाफ a xi स्क्वायर। इस पॉइंट पे इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी रही होगी? हाफ a xi। जब ये यहाँ पहुंच गई तो कितनी हो गई? हाफ a x स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? दोनों का चेंज मतलब माइनस कर दोगे, दैट इज द कांसेप्ट। ठीक है, दिस डेल्टा u इक्वल्स टू 1/5। तो हम क्या करें कि a से b के बीच में एक्सटर्नल फोर्स को कितना वर्क करना पड़ेगा वो अगर निकाल दें, क्या वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा? वही किसके इक्वल हो जाएगा? क्योंकि हम शुरुआत से यही तो अप्लाई करते आ रहे हैं, व्हाटएवर द एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग द वर्क, दैट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यही बेसिक्स है। तो यही करते हैं कि वर्क डन निकालते हैं, वो फिर से क्या, यही देखो, दिस इज द होल प्रोसेस। यू फाइंड डेल्टा यू क्या किया? WH। फिर डेल्टा यू क्या होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो इस केस के लिए वो हो जाएगा UB माइनस यू ए, या फाइनल इनिशियल बोल दो, अभी फाइनल इनिशियल रखते हैं, WH एक्सटर्नल होगा। अब क्या यहाँ यू इनिशियल 0 होगा क्या इस केस के लिए? रिफरेंस तो यहाँ था, अब इनिशियल पॉइंट मैंने क्या ले लिया है? ए ले लिया। तो क्या यहाँ पे अब पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी? नहीं होगी। तो बस यहाँ पे हमें इसको 0 नहीं लेना है, सब कुछ सेम है, बस लिमिट क्या हो जाएगी अब? x इनिशियल से x, दैट इज द ओनली डिफरेंस। x इनिशियल से x, बताओ क्या है? x इनिशियल से x फाइनल। x स्क्वायर बाय 2। लग रहा है सार्थक की बात सही निकल जाएगी। चलो कोई
यही आएगा, लिमिट्स x फाइनल रखोगे और x इनिशियल रखोगे, तो देखते हैं x की जगह x फाइनल रखो तो x फाइनल का स्क्वायर माइनस x की जगह क्या रख दो x इनिशियल, तो x इनिशियल स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया x a x फाइनल का स्क्वायर माइनस a x इनिशियल. This is the change in potential energy between A and सार्थक और राइट साइड. ठीक है, तो कभी भी किसी दो पॉइंट के बीच की अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमें इंटरमीडिएट पॉइंट्स के बीच में भी, तो वो क्या होगा, दोनों जगह की आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो अलग अलग और दोनों का क्या ले लो डिफरेंस. दैट विल बी द आंसर. वो प्रूफ भी हो गया यहां से. Then, so this is the concept of potential energy of spring. इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला 12th में, ठीक. अब there is a very important phenomenon and that is called conservation of mechanical energy, जो आप क्लास 9 में पढ़ के आ रहे थे. क्या था? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. पहले मैकेनिकल एनर्जी समझना होगा कि व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी. क्या होती है मैकेनिकल एनर्जी, बताएं जल्दी. आप लोग मैकेनिकल एनर्जी से क्या समझते हैं? मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल. इसको हम यहाँ पे अगर अभी P से रिप्रेजेंट, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस the total mechanical energy is always constant. For conservative forces, the total mechanical energy is always constant. For conservative forces, P is constant. Means K plus U is constant. इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी सिस्टम पे सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर एक्ट कर रहे हैं, if only conservative forces are acting on an object, in that case the total mechanical energy of that object or system will be constant. It will not change. तो इसका मतलब ये जो लॉ है आपका, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल है. तो दिस कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, अगर फ्रिक्शन भी आ गया क्वेश्चन में तब फिर हम इसको लगा नहीं पाएंगे. ग्रेविटेशन है तो लगाएंगे, स्प्रिंग है तो लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो लगाएंगे. लेकिन अगर फ्रिक्शन भी आ गया देन वी कांट डू दिस, देन वी ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. इसको प्रूव करते हैं कि ऐसा क्यों होता है. सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. देखो समझते हैं इसको. आपने अभी अभी पढ़ा है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लेते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि द वर्क डन इज गिवन बाय डेल्टा K. यही होता था. अच्छा, फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अब हमें पोटेंशियल एनर्जी को भी लाना पड़ेगा, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा U. क्या ये सही नंबर है प्रोसेस? मैंने क्या लिखा है, फॉर कंजर्वेटिव
इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं करना, हमें किसकी बात करनी है, कंजर्वेटिव फोर्स की बात करनी, इसलिए W एक्सटर्नल लिखना यहाँ पे सही नहीं है। लेकिन लेट अस एज्यूम कि एक ऑब्जेक्ट है जिसपे सिर्फ फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, कंजर्वेटिव। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, तो जैसे देखो एग्जांपल के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने देखो इसको रिलीज किया, ध्यान से देखो जब ये मोशन कर रहा था उस ड्यूरेशन में ओनली फोर्स व्हिच इज एक्टिंग इन द शॉक इज कंजर्वेटिव एनर्जी। ये वो केस हो गया, इस पूरे मोशन में इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब जितनी यहां थी उतनी बीच में रहेगी और उतनी, दैट इज द मीनिंग। तो उस केस की बात करते हैं, तो W कंजर, तो सिर्फ अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स कुछ ना कुछ क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज लाएगा, that will bring some change in its kinetic energy। तो देखो मैं इसको डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। लेट्स से इनिशियली एक ऑब्जेक्ट था जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, कुछ k, इस पे क्या लग गया है, कंजर्वेटिव फोर्स, उसकी वजह से क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज आएगा, दैट्स द फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, ठीक है, so there is some delta k। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग the work done by this conservative force will be equal to delta, यही होता था कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं ऑब्जेक्ट पे उन सभी का वर्क डन किसके इक्वल होता है, यहाँ से फोर्स कौन सा लग रहा है, mc, जो इसका वर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल। ये कहां से आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से। यही कहता था ना वर्क एनर्जी थ्योरम, द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ कोई कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में पक्षपात नहीं था वर्क एनर्जी थ्योरम में। वहां उसने सीधा सीधा कहा था कि सभी फोर्सेस का जो वर्क होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक। तो इसका मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम आप किसी भी तरह के फोर्सेस के लिए लगा सकते हो, अगर फ्रिक्शन की है क्वेश्चन में तो आप इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो क्या है, तो इसका वर्क डन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी से हमें पता है कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क किसके इक्वल होता है, लेकिन हमें किसका वर्क डन चाहिए, लेकिन हमें तो पता है कि दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स W एक्सटर्नल, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स एंड दैट इज फर्दर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा। तो देखो ये रहा एक इक्वेशन और ये क्या रहा दूसरा इक्वेशन, क्या दोनों सेम है, ये भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स और ये भी क्या है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, दोनों को क्या करा सकते हैं, इक्वेट करा सकते हैं। बताओ इन दोनों से क्या हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा k इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स डेल्टा। देखो लेफ्ट हैंड साइड सेम है दोनों में, तो राइट हैंड साइड पे क्या रहेंगे, बेसिक मैथ से तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा k इज माइनस टाइम्स डेल्टा, bring this delta minus delta in this side, यहाँ क्या बच गया 0, डेल्टा कॉमन ले लो, क्या बचा k plus u is 0। इससे क्या समझते हैं कि डेल्टा k plus u is 0, इससे क्या मतलब, व्हाट डू मीन बाय डेल्टा, चेंज, डेल्टा का मतलब जो चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का मतलब जो चेंज हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी का वो क्या हो रहा है, जब कोई चीज चेंज ही नहीं हो रही इसका मतलब वो कांस्टेंट। इफ समथिंग इज नॉट चेंजिंग दैट मींस दैट इज, समझ गए। तो यहां से क्या प्रूव हो गया कि a plus u इज, तो ये चीज तभी लगी है जब हमने किसके कॉन्सेप्ट को लगाया है, और ये तभी आता है जब फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी लग रहे होते तब हम ये डायरेक्ट लिख नहीं पाते, ठीक। तो ये चीज आ जाती है यहाँ पर। तो फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट। आपको होमवर्क है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है एंड इट इज एट सम हाइट h, लेट्स से दिस इज 8 पॉइंट, इसको रिलीज कर दिया गया रेस्ट से। नाउ
It passes through an intermediate point B and ultimately it reaches at the ground and let's say the point is C. आपको प्रूव करना है कि ड्यूरिंग दिस मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, इसकी कांस्टेंट है। इसका मतलब यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी ma that will be equal to mechanical energy at b which will be equal to mechanical energy at, और कहीं भी मैकेनिकल एनर्जी निकालना है तो आपको उस जगह की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी। तो किसी भी जगह मैकेनिकल एनर्जी पूछिए इसका मतलब आपको k भी निकालना है और दोनों का क्या लेना है, सम करना है। तो दैट्स द होमवर्क फॉर यू। तो आपको प्रूव करना है यहाँ पर कि इसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। See, there is an object of mass m at some height h above the ground. At some height h, what will be its kinetic energy when it reach the ground? What is the kinetic energy when it reach the ground? तो जब वो ग्राउंड पहुंचा होगा ऑब्जेक्ट तो उसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी है, दैट इज द क्वेश्चन। तो अब कुछ चेक करते हैं। ये बताओ क्या लगाते हैं इस पूरे ड्यूरेशन के लिए, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे ड्यूरेशन में द ओनली फोर्स व्हिच विल बी एक्टिंग इज कंजर्वेटिव, hence we can apply the conservation of mechanical energy. Okay, so let's say this is your initial point and this is your final. कभी भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगानी तो हमें दो पॉइंट चाहिए होगा। क्यों? देखो ध्यान से, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है कि k plus u क्या होता है, इसका मतलब k इनिशियल प्लस u इनिशियल दैट इज इक्वल्स टू k फाइनल प्लस u। ये लगाएंगे हम क्वेश्चंस को बता। कोई भी चीज अगर कांस्टेंट है इसका मतलब जितनी उसकी वैल्यू इनिशियली है उतनी ही उसकी वैल्यू फाइनली, इट शुड नॉट चेंज। याद है ये कंजर्वेशन वाले लॉज में हम ऐसे ही करते हैं, जैसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में क्या करते थे, p इनिशियल इक्वल्स टू p इनिशियल इक्वल्स टू द सेम कांसेप्ट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट ये हो गया हमारा और फाइनल पॉइंट ये हो गया। चलो इनिशियल पॉइंट पे निकालते हैं k इनिशियल। क्या k इनिशियल 0 है? क्योंकि रेस्ट से छोड़ा है। कैसे छोड़ा गया? इनिशियल स्पीड इज 0, सो k इनिशियल इज व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, mgh। h हाइट ऊपर है अगर ग्राउंड से तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ये डेरिवेशन डिफरेंस इसको मान के किया था, ग्राउंड किया था, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh। आ गया? तो हियर द पोटेंशियल एनर्जी इज mgh। क्या हुआ, माइनस तुमको लग रहा है वाई, पोटेंशियल एनर्जी ये बताओ किसका वर्क डन होता है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन होता है। समझ गए? तो पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किसकी हेल्प से किया जाता था, एक्सटर्नल। तुम खुद सोचना, इसको अगर यहां से यहां तक रेज करके ले गए तो क्या ग्रेविटी रेज करके ले गई होगी? क्या ये यहां से यहां तक ग्रेविटी की हेल्प से पहुंचा होगा क्या? उसके लिए आपने इसको पहले कुछ ना कुछ क्या लगाया होगा, पहुंचाया, तो कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी स्टोर हो गई। वो कितनी है, वो तो एक्सटर्नल वाले की एनर्जी थी। वो किसकी एनर्जी थी, एक्सटर्नल वाले की वजह से। वरना ये अपने आप कभी यहां ऊपर जाएगा क्या, समझ गए ना? तो यहां प्लस होगा, के इनिशियल क्या है फाइनल पोजीशन पे। क्या यहां आगे कुछ स्पीड हो जाएगी इसकी v, यहां कुछ क्या गेन कर लेगा ये काइनेटिक एनर्जी। लेट करो यहां पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, यहां बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी फाइनल पे, 0, क्योंकि ग्राउंड पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? तो लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी
P initial 0, U initial then H, K final तो निकालना है हमको और U final क्या है 0। तो देखा K final किसके इक्वल आ गया mg h के आ गया। तो अगर मैं पूछूं फाइनल स्पीड क्या होगी, अगर मास इसका m है तो व्हाट इज द फाइनल स्पीड, तो क्या k को हम हाफ mv स्क्वायर और ये किसके इक्वल हो गया mm गेट कैंसिल, v क्या आ गया अंडर रूट 2g। क्या हमने इसको काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था, किसमें डिस्कस किया था कि अगर h के हाइट से रिलीज करते हैं तो ग्राउंड में पहुंचने पे वेलोसिटी या स्पीड गिवन बाय रूट 2। डन। तो अगर मैं किसी इंटरमीडिएट पॉइंट पे भी स्पीड पूछता तब भी निकाल लेते, सेम क्वेश्चन करते कि नहीं करते? बिल्कुल। तो अब देखो ये था कॉन्सेप्ट आपका, एप्लीकेशन हो गया। अब एक क्वेश्चन ये करके दिखाओ, इसका मतलब ये बताओ इससे कंक्लूजन क्या निकला। यहां पर ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, इट वाज ओनली हैविंग कितनी थी, और क्या वही टोटल एनर्जी थी, क्योंकि दोनों का सम भी करोगे तो किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे अगर टोटल एनर्जी लिखोगे तो वो किसके इक्वल आएगा। फाइनली ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ क्या है काइनेटिक एनर्जी, जो किसके इक्वल है, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, तो फाइनली भी टोटल एनर्जी कितनी कह रही है, देखो कंजर्वेशन तो लग रहा है मैकेनिकल एनर्जी का कि फाइनली और इनिशियली टोटल एनर्जी जो है वो क्या है सेम। बट हुआ क्या है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पहुंचकर किसमें पूरी कन्वर्ट हो काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि देखो टॉप में सिर्फ क्या है उसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जो किसके फॉर्म में है, और जब वो यहाँ पहुंच गया ऑब्जेक्ट तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो क्या होगी जीरो। सिर्फ अब उसके पास क्या है और वो किसके इक्वल है, याद रखो जो mgh की पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ किसमें कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तुम यही कहते हो कि जब ऑब्जेक्ट को तुम रेज करके रख रहे हो ग्राउंड के ऊपर तो इसके पास अभी इस समय कौन सी एनर्जी, और जब तुम इसको रिलीज कर दोगे तो ग्राउंड में जब ये पहुंच जाएगा तब ये पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ये कहते थे ऐसे नॉर्मली क्लास 9 में ऐसे सुना होगा तुमने। There is a spring constant 2 न्यूटन पर मीटर, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, एक बॉल है coming towards it of mass let's say 1 kg and it is coming towards it with some speed of 2 meter per, क्या होगा स्प्रिंग कंप्रेस होगी, स्प्रिंग क्या होगी कितना कंप्रेस हो जाएगी, दैट इज द क्वेश्चन। A ball or an object of mass 1 kg with some speed 2 meter per second is going towards the spring. Find the compression in the spring. कितना spring compress हो जाएगी? That is your task. ये बताओ जब तक ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता रहेगा ग्राउंड में तो हमेशा कितने से मूव करेगा, अभी हम फ्रिक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं। जब ये इससे टकराएगा, जब ये ऑब्जेक्ट इससे, तो क्या इस पे फोर्स लगेगा इसका, दैट इज स्प्रिंग फोर्स। क्या एक्ट करने लगेगा इसके ऊपर, जो कंजर्वेटिव, जो क्या होता है, तो यहां पर जब ये मूव कर रहा होगा तो इस पे फोर्स लगा देगी, इसमें इसको अपोज करेगी, रोकने की कोशिश करेगी, तो क्लियर सी बात है ये धीमे 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 रुकता जाएगा, धीमा होता जाएगा और एक स्टेज पे आ जाएगा रुक जाएगा। अल्टीमेटली इट विल उतने में स्प्रिंग क्या कुछ कंप्रेस कर चुकी होगी, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन द स्प्रिंग शुड हैव, ये रहा इनिशियल पॉइंट और ये रहा, यही तो चाहिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाने के लिए, एक इनिशियल पॉइंट चाहिए और एक और फिर वेट करो, निकालिए आंसर। Same question is given in your NCERT also. I think such type of question is there in your NCERT too. Look at it.
चलो कोई बात नहीं, यही क्या आप सॉल्व करो। मैं एक्सरसाइज राइट। देखो आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट ढूंढना होता है हमेशा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, ये बताओ फोर्स कब लगना स्टार्ट करेगा, जब ये बॉल जस्ट इसके कांटेक्ट में पहुंची होगी, वो इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट पे इसके पास स्पीड कितनी रही, कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी स्प्रिंग की, जीरो, क्योंकि x की वैल्यू उस समय जीरो, कोई कंप्रेशन और एक्सटेंशन उस समय नहीं हुआ। जो फॉर्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का हाफ के एक्स स्क्वायर, इसमें x क्या था, एक्सटेंशन, कितना खिंच गया या फिर कितना कंप्रेस हो गया। सेम फॉर्मूला कंप्रेशन में भी लगेगा। तो जब अभी अनस्टेबल स्टेट में, इनिशियल स्टेट में, उस समय इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सिर्फ क्या है, काइनेटिक। इनिशियल कंडीशन क्लियर है आपको, के इनिशियल भी पता है और यू इनिशियल भी पता है। फाइनल स्टेट तब होगी जब बॉल रुक जाएगी, जब बॉल, क्योंकि जब रुक गई तो फिर कंप्रेशन थोड़ा बंद हो गया। जब फाइनल स्टेज में बॉल रुक गई तो उसकी फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। और उस समय बाद पूछो स्प्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी थी, तो क्या कहोगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। x क्या होगा, जितना स्प्रिंग कंप्रेस करेगी, x विल बी व्हाट, द स्प्रिंग गेट कंप्रेस्ड। तो यही x हमें निकालना है, यही x हमें क्या करना है, x आ जाएगा इक्वेट करने से। ट्राई करो। ये देखो इनिशियल पोजीशन थी, ये ऐसे जब ये बॉल यहां पहुंची, अभी कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं है। ठीक, ये इनिशियल निकाल लो, हाफ एम स्क्वायर, मास कितना है इसका, कितना आ गया, 2 जूल। यू इनिशियल क्या हो गया, स्प्रिंग का केस है, तो स्प्रिंग में तो फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, x जीरो है, कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन नहीं हुआ। इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, अब मैं फाइनल कंडीशन का डायग्राम बना रहा हूं। यहां पे पहुंच चुकी है बॉल, इसका मतलब अब जो स्प्रिंग कंप्रेस हो चुकी है वो कितना हो चुकी है, x। नॉर्मल पोजीशन से कितना कंप्रेशन हो गया, अब क्या बॉल रुक चुकी होगी, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैं पूछूं फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो क्या हाफ के x स्क्वायर, क्योंकि कितना कंप्रेशन हो गया, x। तो x का चाहे एक्सटेंशन हो चाहे x का कंप्रेशन हो, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के x। क्या ये दोनों बराबर होंगे, दोनों जगह पे टोटल एनर्जी क्या होगी, इक्वेट करो। यहां से x बताओ आगे, तो देखना यहाँ पे आएगा कि इनिशियल है तुम्हारा, के इनिशियल कितना था 2, के फाइनल क्या हो गया 0, यू फाइनल को क्या लिख सकते हो kx स्क्वायर, के की वैल्यू दे दिया था कितना था 2, के की वैल्यू 2 थी तो ये कैंसिल हो गया, 2 इक्वल्स टू x स्क्वायर मींस x इज हाउ मच, इतना कंप्रेशन हो जाएगा इससे। By this much amount, this string will get compressed. तो देखा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कैसे लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हमेशा हमें 2 पॉइंट चाहिए होगा, तो इनिशियल चाहिए और ये आपको डिसाइड करना